तो अब पढ़ेंगे सदिश। कल वैसे सदिश का कंप्लीट ब्यौरा हम लोग पढ़ लिए थे कि सदिश क्या है, परिभाषा हो गई थी। आज पढ़ेंगे एकांक सदिश। एकांक सदिश अंग्रेजी में बोले तो इसको यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर हेडिंग लगा लिए होंगे सब लोग। देखो एकांक सदिश क्या चीज़ होता है। ए भी सदिश का एक प्रकार है, लेकिन ये सदिश ऐसा होता है जिसका परिमाण कितना हो, एक। परिमाण कितना हो, एक। इसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट माने 1। तो लिखिए ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई, जिसका परिमाण एक इकाई हो, जिसका परिमाण एक इकाई हो, कामा एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। परिमाण एक इकाई हो, कामा एकांक सदिश कहलाता है। तो दूसरे लाइन से लिखिए, इसे कैप, ऐसे कैप लगाकर व्यक्त करते हैं। कैप लगाकर व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई सदिश है हमारे पास, एक सदिश है वेक्टर ए, और हम चाहते हैं इसका एकांक सदिश दर्शाना। तो एकांक सदिश कैसे दर्शाओगे भाई, इस ए के ऊपर क्या लगा देंगे, ऐसे टोपी, ठीक है। हाँ नहीं, वेक्टर ये हो गया, कैप लग गया तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इस यूनिट वेक्टर का मान मिलेगा क्या, वो भी तो जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी वेक्टर जो होता है वह वेक्टर सदैव किसके बराबर होता है भाई, इट्स मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट वेक्टर, यही तो होता है। कोई भी सदिश अपने परिमाण और दिशा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। कोई भी सदिश अपने परिमाण और दिशा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें से दिशा वाला जो चीज़ है वो क्या है, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर को लिखेंगे ए, मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, और यूनिट वेक्टर को लिखेंगे ए कैप। तो मैं पूछूं कि ए कैप की वैल्यू बताओ क्या है, तो ए कैप का वैल्यू निकालने के लिए मॉड से इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग, यानी सदिश बटे उसका परिमाण। तो किसी सदिश का जो एकांक सदिश होगा उस सदिश में उस सदिश के परिमाण से भाग करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। किसी सदिश का एकांक सदिश जो होगा वो उस सदिश में सदिश के परिमाण से भाग करने पर प्राप्त होगा। ये जो साइन देख रहे हो इसे मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये यहाँ क्या बताएगा, मापांक। अब मापांक मतलब यहाँ सदिशों का ये बताएगा परिमाण, क्या व्यक्त करेगा भाई, परिमाण। अब देखो किसी सदिश का परिमाण जो होता है ना, जैसे मॉड वेक्टर ये है, तो इसका परिमाण को वेक्टर हटा के केवल ए लिखते हैं। तीर हटा दोगे तो जो लिखा जाएगा उसे कहा जाएगा परिमाण। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। एकांक सदिश हो गया, इसका परिमाण एक इकाई होगा। अगर किसी सदिश का आपको एकांक सदिश निकालना है तो उस सदिश में उस सदिश के परिमाण से भाग कर देंगे। परिमाण कैसे मिलेगा, मॉडुलस लगा के, ठीक है। अब ये कैसे हल करते हैं आगे आपको जब कंपोनेंट आप वेक्टर पढ़ाएंगे, सदिशों का वियोजन, तब वहाँ बताएंगे कि मॉड ए को कैसे हल करते हैं, अभी नहीं। ये बात स्पष्ट है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, एकांक लंब कोणीय सदिश। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है एकांक लंब कोणीय सदिश। तो ये भी एकांक सदिश ही है, लेकिन इसका लंब कोणीय सदिश के रूप में निरूपण किया जाता है। तो ये है क्या चीज़, देखो कितनी अक्ष होती है भाई,
3 अक्ष कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड। तो यक्ष अक्ष है, जब हम कोई सदिश लिखेंगे तो यक्ष अक्ष को बार बार यक्ष अक्ष थोड़ी ना लिखेंगे, कोई सिंबल यूज़ करेंगे जिससे ये पता लग जाए कि ये जो राशि है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो उसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वह एक्स डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं? जे कैप, और जेड डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं? के कैप। तो ये जो आई जे के है इन्हीं को बोलते हैं एकांक लंबकोणीय सदिश। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पर होते हैं लंब। ऐसे देखो, आई के पर लंब है, आई जे पर लंब है, जे के पर लंब है, ये परस्पर एक दूसरे पे क्या है? लंब हैं, इसलिए इन्हें लंब कोणीय कहते हैं। और इनका परिमाण कितना होता है? अगर आई कैप है परिमाण लिखोगे तो क्या मिलेगा? 1। जे कैप का परिमाण लिखोगे तो क्या आएगा? 1। के कैप का परिमाण लिखोगे क्या आएगा? 1। 1 क्यों आएगा परिमाण? क्योंकि ये एकांक सदिश है, और एकांक सदिश है तो इसका परिमाण क्या होगा? इकाई होगा। जानकारी स्पष्ट है। और यहाँ पर आई लंब है जे और जे लंब है के पर, ये तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं, तो इन्हें कहा गया एकांक लंबकोणीय सदिश। ठीक है, तो कहीं अगर आई कैप दिख जाएगा तो समझ लेना वो राशि किस डायरेक्शन में है? यक्स डायरेक्शन में। कहीं जे कैप लिखा है इसका मतलब वो राशि किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। कहीं के कैप लिखा है तो वो राशि किस डायरेक्शन में है? जेड। तो ये डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखो एक अलग चीज़ बता दे रहे हैं, बट आगे चल के आपको बताएंगे सदिशों के गुणन में, लेकिन अभी एकांक लंबकोण का है तो इसी वक्त बता देते हैं। इनका जो गुणन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सदिश गुणन होता है और एक अदिश गुणन होता है। सदिशों को जब गुणा करते हैं तो उसके गुणन की 2 विधि है, अदिश गुणन और सदिश गुणन। अदिश गुणन कब होगा? जब गुणनफल से हमको अदिश राशि मिले, जैसे कि कार्य में बल गुणे विस्थापन लिखते हो, लेकिन बल भी क्या है? सदिश, और विस्थापन भी क्या है? सदिश, लेकिन गुणा करने पे परिणाम क्या आता है? अदिश कार्य आ जाता है। तो ऐसे गुणन को कहते हैं अदिश गुणन। और सदिश क्या है? 2 सदिशों का गुणा करो तो सदिश ही प्राप्त हो, तो ऐसे गुणन को कहेंगे सदिश गुणन। ठीक है, जब हम इन सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं तो अदिश गुणन को डॉट लगा कर व्यक्त करते हैं। क्या लगा कर व्यक्त करते हैं भाई? डॉट। और सदिश गुणन को ऐसे चिन्ह लगाते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस। अब अगर अदिश गुणन लिखते हो ऐसे, कैसे? 2 फेज में इसको डालेंगे। एक है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, यानी समान है। आई का आई से गुणा करोगे 1, जे का जे से गुणा करोगे 1, के का के से गुणा करोगे 1। यानी अगर समान राशियों का आपस में गुणा हो रहा है तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर आई का जे के साथ गुणा किए तो 0, जे का के साथ गुणा किए तो 0, के का आई के साथ गुणा किए तो 0। आई जे क्या है? लंब है, और इनका डॉट गुणन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। लेकिन आई का आई से ही गुणा करोगे उसी दिशा में, उसी दिशा के सदिश से, तो परिमाण क्या आएगा? 1 आएगा। अब दूसरा आता है सदिश गुणन। सदिश गुणन में होती है दिशा। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो इनका मैग्नीट्यूड आएगा 0 0। क्या आएगा? 0 0। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ये कैसे आता है? आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, आता कैसे है ये? ठीक है, तो ये आएगा बात जब आपको हम गुणन पढ़ाएंगे, तब एक बार फिर से वहाँ पढ़ाएंगे। अभी आपको सदिशों के प्रकार पढ़ा रहे थे, तो सदिशों के प्रकार में एकांक लंबकोणीय सदिश आया, तो मैंने एकांक लंबकोणीय सदिश बताया। तो इसकी ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार यहाँ बता दे रहे हैं, एक बार जब गुणन करना सिखाएंगे तब वहाँ भी बता देंगे। और दूसरा, अगर लंब वालों का गुणा करें, आई क्रॉस जे का गुणा करें, जे क्रॉस के का गुणा करें, के क्रॉस आई का गुणा करें, तो क्या मिलेगा? अदिश में गुणा किए थे तो आई डॉट जे की वैल्यू 0 हो गई थी, लेकिन सदिश में तो 0 नहीं होगा ना, कुछ आएगा। जैसे क्या आएगा? आई का जे से गुणा करेंगे
तो आई का जे से गुणा करोगे तो क्या आएगा, के आएगा। जो इन दोनों पर लंब होगा वो आएगा। तो आई का जे से गुणा किए तो क्या आएगा, के। अगर जे और के का गुणा करें तो क्या आएगा, जे और के का गुणा करो तो इन दोनों पर लंब कौन है, आई, तो आएगा क्या, आई। के और आई का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, जब के और आई का गुणा करेंगे तो उन पर लंब कौन है, जे। तो यहाँ हमें मिलेगा जे। क्या आप बात समझ पाए। तो ये है एकांक लंबकोणीय सदिश और ये है उसकी कुछ प्रॉपर्टी। इसे नोट कर लो। ये कैसे आता है इस पे आगे चर्चा विस्तार से करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। सदिशों का योग, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सदिशों का योग। योग माने जोड़, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हमें सदिशों को जोड़ना है। तो सदिशों को जोड़ने की कुल कितनी विधियां हैं, यहाँ पे 3 विधि पढ़नी है। कितनी विधि है, पहला त्रिभुज विधि, दूसरा बहुभुज विधि और तीसरा समांतर चतुर्भुज विधि। तो तीनों विधियों का यहाँ हम वर्णन कर देते हैं आपको। जो फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है जी, त्रिभुज विधि। ठीक है, लेकिन जो त्रिभुज विधि है इसकी अपनी लिमिटेशन है, सीमा है। क्या सीमा है कि इसमें आप ओनली 2 वेक्टर्स जोड़ सकते हो, ओनली 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड। इसमें केवल 2 ही सदिशों को जोड़ा जा सकता है इस विधि से। कौन सी विधि से, त्रिभुज विधि से। कैसे जोड़ते हैं, पहले सदिश का ज्यों का त्यों खींचो, पहले सदिश को ज्यों का त्यों खींचा जाएगा, जैसे दिया जाएगा वैसे खींचेंगे। उसके बाद इस पहले सदिश के शीर्ष से, पहले सदिश के शीर्ष से उस सदिश को खींचेंगे जिस सदिश को हमें जोड़ना है, और उसी दिशा में खींचेंगे जिस दिशा में वो दिया गया होगा। अब दिशा के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, कोण। तो मान लिया थीटा, और वो इस डायरेक्शन में है, यानी जो ए और बी सदिश है ये दोनों एक दूसरे से कितने अंश के कोण पर है, थीटा। अब ये 30 अंश भी हो सकता है, 40 अंश भी हो सकता है, जो भी हो डिपेंड करता है कितना वहाँ दिया गया है, उसके अनुसार आप यहाँ एंगल रखोगे। तो त्रिभुज विधि में पहले एक सदिश को ज्यों का त्यों खींचा जाएगा, फिर पहले सदिश के शीर्ष से ही दूसरे सदिश को खींचेंगे, लेकिन उस दिशा में जिस दिशा में उसे दिया गया होगा, 30 अंश, 35 अंश, 40 अंश, उसी अनुसार आप यहाँ खींचोगे। अंत में पहले सदिश के पूंछ से दूसरे सदिश के शीर्ष तक एक तीसरा सदिश खींचेंगे ऐसे। जो ये सदिश आपने खींच रखा है, यही सदिश इन दोनों का योगफल व्यक्त करेगा। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर। तो ये है कौन सी विधि भाई, त्रिभुज विधि है। इस विधि द्वारा हम 2 सदिशों को आपस में जोड़ सकते हैं। क्या करना होगा, पहले सदिश को ज्यों का त्यों खींचो, फिर पहले सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश को खींचो, जिस दिशा में दिया गया उस दिशा में खींचो, फिर अंत में पहले सदिश के पूंछ से दूसरे सदिश के शीर्ष को मिलाते हुए एक सदिश खींचिए, और यही इन दोनों सदिशों के परिणाम को व्यक्त करेगा। तो ये जो आर है वो क्या है, परिणामी सदिश। आर क्या चीज़ है भाई, परिणामी सदिश। तो इन 2 सदिशों के योग से कितना मिलेगा वो हमको बताएगा कौन, आर। तो ये कौन सी विधि निकल के आ गई, त्रिभुज विधि। दूसरा मेथड है बहुभुज विधि। कौन सी विधि, बहुभुज विधि। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे पॉलीगॉन मेथड, पॉलीगॉन मेथड। बहुभुज विधि नाम से ये स्पष्ट है, इसमें बहुत सारी भुजाएं होंगी। तो जब बहुत सारी भुजाएं लिखोगे तो बहुत सारी भुजाएं किसको व्यक्त करेंगे, बहुत सारे सदिशों को व्यक्त करेंगे ना। तो बहुभुज विधि में हम क्या कर सकते हैं, 2 से अधिक सदिशों को जोड़ा जा सकता है। तो इसमें हम कितने सदिश ऐड कर सकते हैं भाई, मोर देन 2। त्रिभुज विधि में केवल कितने सदिश जोड़ सकते हो, 2, लेकिन बहुभुज में 2 से अधिक सदिशों को जोड़ा जा सकता है। जोड़ने का यही स्टेप है, त्रिभुज विधि ही है, लेकिन करेंगे कैसे ध्यान देना। ये स्क्रीन पे है, देखो यहाँ बनाते हैं।
बहुभुज विधि में क्या होगा, पहले सदिश को आपने खींचा वेक्टर ये, फिर इससे जिस डायरेक्शन में दूसरा सदिश है उस डायरेक्शन में दूसरे सदिश को खींच लो ऐसे, फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे, परिणामी। त्रिभुज विधि से पहले जोड़ लो इन्हें, तो ये मान लो परिणामी आ गया R1, तो ये होगा A प्लस B। अब इसमें हमें तीसरा सदिश C भी जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, जो C वाला सदिश होगा वो इस B से जितने कोण पर होगा उतने कोण पे C को खींच लेंगे, और ये मान लो कोण क्या है, θ1 है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस C वाले के शीर्ष को फिर से इस पहले वाले के शीर्ष से मिला देंगे, तो एक नया परिणामी आ जाएगा R2। फिर उसके बाद C से चौथे वाले सदिश को खींचेंगे जिसे जोड़ना है, मान लो वो वेक्टर D है और वो θ2 कोण बना रहा है। फिर अंत में क्या करेंगे, इस D वाले के शीर्ष को फिर से इसके पूंछ से जोड़ देंगे, तो हमें नया परिणामी मिलेगा R3। फिर इसके बाद में और कोई सदिश अगर आपको जोड़ना है तो D के शीर्ष से खींचो, मान लो ये वेक्टर E है और ये θ3 डायरेक्शन में। फिर अंत में क्या करना, इस E के शीर्ष को A से मिला दो, तो एक नया परिणामी आ जाएगा R4। यही प्रक्रिया आप तब तक करते रहेंगे जब तक सभी सदिश आपके जुड़ ना जाए, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो F वेक्टर है और ये θ4 है, यहाँ से मिला दिया ऐसे, और ये प्रक्रिया चलने दो कब तक, जब तक कि सभी सदिश जुड़ नहीं जाते तब तक ऐसे चलने दीजिए। ये मान लीजिए आखिरी सदिश है, तो आखिरी सदिश मान लो ये आखिरी सदिश है, nवां सदिश है। अंत में इसके शीर्ष को कहाँ से जोड़ देंगे, आधार से पहले के, तो जो परिणामी आएगा यही होगा इन सभी का योगफल, यानी वेक्टर R बराबर होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E प्लस वेक्टर F प्लस डॉट डॉट अप टू N। जितने सदिश हैं सबको इस विधि द्वारा हम जोड़ सकते हैं। तो पहले त्रिभुज विधि से दो जोड़ो, उनका परिणामी आएगा, फिर परिणामी से तीसरा खींचो, फिर परिणामी निकालो, फिर चौथे से परिणामी में जोड़ते चले जाओ, और अंत में सबसे आखिरी वाले सदिश के शीर्ष से पहले वाले के पूंछ तक एक वेक्टर खींचोगे, वही सबका परिणामी होगा। आई बात समझ में। तो ये कौन सी विधि है भाई, बहुभुज विधि, और बहुभुज विधि में केवल दो सदिश नहीं कई सदिशों को जोड़ सकते हैं। इतनी जानकारी स्पष्ट है। अब इसके बाद तीसरा है, क्या ये स्क्रीन पर है, ये यहाँ तक। तो नेक्स्ट तीसरी विधि जो है उसका नाम है समांतर चतुर्भुज विधि। कौन सी विधि भाई, समांतर चतुर्भुज विधि। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम मेथड। कौन सा ग्राम, पैरेललोग्राम मेथड, समांतर चतुर्भुज विधि। इस विधि में क्या करते हैं, पहले दो सदिश को त्रिभुज विधि से जोड़ेंगे, फिर उन दिए गए सदिशों के समांतर नए सदिशों की रचना करेंगे, उससे बन जाएगा समांतर चतुर्भुज, और जो समांतर चतुर्भुज का उभयनिष्ठ विकर्ण होगा वही परिणामी को व्यक्त करेगा। ये तो रहा स्टेटमेंट, इसका ग्राफ देखोगे तब समझ में आएगा अच्छे से। मान लो हमने एक वेक्टर A लिया, इस वेक्टर A में हमें जोड़ना है वेक्टर B, हमने वेक्टर B खींचा ऐसे, दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा। अब इनका परिणामी निकालने के लिए क्या करते हो, दूसरे के शीर्ष से पहले के पूंछ को मिला देते, ऐसे तो करते हैं, तभी तो परिणामी वेक्टर R आता है भाई, ऐसे तो आएगा। समांतर चतुर्भुज विधि कहती है कि आप इन सदिशों के समांतर सदिश खींचो। कैसे, जो वेक्टर B है इसके पैरेलल खींचो, समांतर तो समांतर ऐसे ही तो खींचा जाएगा, जितना कोण यहाँ उतने कोण यहाँ बनाना पड़ेगा। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है,
तो वेक्टर बी के समांतर वेक्टर खींचा तो ये दोनों वेक्टर भी आपस में हो जाएंगे बराबर। फिर वेक्टर ए के समानांतर खींचो ऐसे, तो ये जो सदिश है वो वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा और ये वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। तो देखो कौन सा चतुर्भुज बन गया यहाँ, समांतर चतुर्भुज बन गया। इसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज विधि। इसमें मान लो कि जो परिणामी है वो वेक्टर ए से अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? अल्फा कोण। तो यहाँ से दो चीज़ें निकलती है, एक तो परिणामी आर आएगा। कितना आएगा? क्या ये स्क्रीन पे है? इसका परिणामी जो आर आएगा वो होगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होता है परिणामी आर। दूसरा दिशा, जो दिशा है उसके लिए tan अल्फा का यूज़ करते हैं और tan अल्फा बराबर होगा b sin थीटा बटे a प्लस बी cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से समांतर चतुर्भुज के लिए परिणामी निकालते हैं और इस दूसरे वाले रिलेशन से जो ये परिणामी है वो पहले सदिश से कितने कोण पर है वो दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एक जो प्रथम राशि है उससे क्या मिलता है जी? परिमाण। और दूसरे वाले से क्या मिलता है? दिशा। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये आया कैसे, यही सोच रहे हो ना, तो इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, ये कैसे आता है इसको प्रूव करना है। तो पहले इतना लिख लो, तब इसका डेरिवेशन आपको बताते हैं कि ये आता कैसे है। ठीक है, नोट किया जाए।